नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसी ही तरीके से या उससे पहले यहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चलाने वाली, सरकार का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे तमाम राज्यों के बॉर्डर्स की घेराबंदी करने किसान पहुंचे, तो उसके बाद 15 फरवरी गुरुवार की शाम को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसको लेकर माना जा रहा है कि उसका सबसे ज्यादा प्रभाव यहां सत्ताधारी बीजेपी पर पड़ा है। बात कर रहे हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड की। जी हां, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे एक व्यक्ति एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं से खरीद करके फिर गिफ्ट के रूप में किसी भी राजनीतिक दल को भेंट कर सकता था, और फिर वे राजनीतिक दल के जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट होते थे उनके जरिए उन इलेक्टोरल बॉन्ड को वे वापस यहां एसबीआई की उन चुनिंदा ब्रांचों में ले जाएंगे, और फिर यहां पर उसके बदले में जो उस इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत थी उसका पैसा राजनीतिक दलों के खातों में आ जाता। लेकिन सरकार की तरफ से तो जब इसे कानूनी अमली जामा 29 जनवरी 2018 को पहनाया गया, तो यह बात साफ तौर पर कही गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके वो किसी भी राजनीतिक दल को दिया जा सकता है। लेकिन यहां विपक्ष का दावा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक जितने भी राजनीतिक दलों को दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं, जिनकी कीमत पिछले 6 सालों में, यह कहें जिनकी कीमत पिछले 6 वित्तीय वर्षों में लगभग 6000 करोड़ रुपए बैठती है। इस बीच एक आंकड़ा गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सामने आया कि इस ही साल की 4 जनवरी से 11 जनवरी के बीच करीब 550 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक के जरिए कैश कराए गए या कहीं अपने अपने खातों में लिए गए। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो इस मुद्दे को लेकर लगातार उठ रहे हैं, और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश हैं। आकाश से जानेंगे कि आकाश, इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार ने जब पेशकश की, कानूनी अमली जामा 29 जनवरी की तारीख थी 2018 की, जब उसे पहनाया, सीधे तौर पर कहा था कि आप भी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो यहां उससे भेंट के रूप में किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, कांग्रेस हो, बसपा, सपा, बीजेपी, कोई भी। लेकिन 95% इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। लगातार विपक्ष दावा कर रहा है, क्या दावे में सच्चाई लगती है? वाकई में देखिए, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आए उस पर भी बताया गया कि पिछले 5 मतलब देखा जाए तो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है बीजेपी को मिली, और यहाँ पर 720 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो वाकई में चौंकाने वाला है कि इतना चुनावी कहीं ना कहीं चंदा बीजेपी के पास कैसे जा रहा है। और विपक्षी पार्टी इस बात को बार बार दोहराती हैं कि यही वो चुनावी चंदा है जिसकी वजह से बीजेपी इतनी बड़ी रैलियाँ कर पाती है, वरना उनके पास फंडिंग किस बात की है। जनता का पैसा होता है या तो कहीं से फंडिंग आ रही है, उसका पैसा है, तभी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम बीजेपी कर पा रही है। वहीं रिपोर्ट के हिसाब से लगातार बताया जा रहा है कि अब तक जितनी भी पार्टी है उससे सबसे ज़्यादा बीजेपी को यहाँ पर फंडिंग जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो बात रख रहा है इस बार, मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इस बार जो चुनावी माहौल रहा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां देख लीजिए आप, विधानसभा चुनाव की तैयारी देख लीजिए, बीजेपी ने अच्छा खासा पैसा खर्चा किया अपने पूरा सारी रैलियों में। तो कहीं ना कहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर जो बातें चल रही हैं वो यहाँ पर अब साफ होती नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट में इस पर पूरा मामला चला गया और इस पर जाँच की मांग की जा रही। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये पूरा खुलासा होता हुआ नजर आएगा, और विपक्षी पार्टियों के पास भी गया है चंदा। लेकिन बात बड़ी ये है कि इस बार बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा चंदा गया है। यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बीजेपी के पास ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि बीजेपी पार्टी अब कहीं ना कहीं इस पर पूरे आगे और आने वाले समय में फंस भी सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है अगर ये पूरा मामला खुले तो बीजेपी पार्टी मुश्किलों में भी आ जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि जो चंदा है वो बीजेपी को गया है, विपक्ष को जरूर गया है लेकिन ज्यादा बीजेपी को गया है, क्या इसके कारण लग सकते हैं? क्या सत्ता में होना कारण है या कोई यहाँ पर राजनीतिक दबाव कारण हो सकता है? वाकई मुझे लगता है कि देखिए सत्ता कारण है। देखिए अगर आप सत्ता पार्टी में बैठे हैं, आपके पास कुर्सी है, तो जो उद्योगपति हैं या जो यहाँ पर बिजनेसमैन है वो यही चाहेंगे कि अगर उनके द्वारा चंदा जाए तो उनको फ़ायदा मिले। और मुझे लगता है जो मोदी अडानी वाला मामला था वहाँ पर फिर से खुलता नजर ना आए, क्योंकि विपक्ष के राहुल गांधी हर बार ये कहते हैं कि अडानी जी का पैसा जो है मोदी जी माफ़ कर देते हैं। तो अब ये एक बड़ा कारण लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर चुनावी चंदे के तौर पर पैसा दे देते हैं, ब्लैक मनी को वाइट के तौर पर दिखा देते हैं। तो ये बीजेपी को फंडिंग जाती है, और बीजेपी सत्ता में रहकर उद्योग
उद्योगपतियों को फायदा लगाती रही या अन्य लोग जो फंडिंग दे रहे हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता में होने का एक बड़ा कारण है। और मुझे साफ तौर पर यही लगता हुआ नजर आया कि अगर बीजेपी सत्ता में इस तरह बनी रही तो जो तमाम चुनावी ये बॉन्ड है ये लगातार उनको मिलता रहेगा और डोनेशन बीजेपी विपक्षी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी को मिल रहा है। वाकई में यहाँ पर बीजेपी अगर इसी प्रकार से सत्ता में बनी रही तो जो चुनावी डोनेशन है, चंदा जो है यहाँ राजनीतिक दलों को मिलने वाला, उस मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रहेगी, जिस तरह से राज्यों में सरकार बनाने के मामले में रहती है। माही हमारे साथ है, माही से सवाल लेंगे कि माही जो लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन अगर एक बजट देखा जाए, अगर यहाँ पर रकम देखा जाए, अगर यहाँ पर एक प्रकार से संपत्ति देखी जाए राजनीतिक दलों की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस का नंबर आता है। दूसरे स्थान पर अगर देश की तमाम राजनीतिक दलों में बात करें तो संपत्ति के मामले में कांग्रेस दूसरे पायदान पर वर्तमान में है। क्या ये बीजेपी के लिए क्या ये विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा बन सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले भी जो भी पार्टियां आई थी, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, लेकिन अभी बीजेपी सरकार में है और उसके पास सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है, लेकिन कांग्रेस भी इससे कहीं अछूती नहीं रही है। इसके पहले भी कांग्रेस ने भी बहुत सारी फंडिंग्स करी है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में, क्योंकि हमेशा से इनके ऊपर अडानी अंबानी के जो भी केस हमेशा से लगते रहे हैं कि इन्होंने अंबानी को पैसा दिया, अडानी से पैसा लिया, और सबसे ज़्यादा आंकड़ा आता है जो फर्जी कंपनियों का। कितनी सारी फर्जी कंपनियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, इनमें ये जो आर्टिकल 19A का जो भी प्रावधान दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो कंपनियां लॉस में चल रही हैं वो भी फंड कर सकती है। तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी ने ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने बीजेपी को फंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन किया है, ये सबसे बड़ा सवाल उनके बीजेपी के ऊपर खड़ा करता है। और ऐसे में जितनी कंपनियों ने इन्हें फंड दिया है, ये सारे सवाल बीजेपी के ऊपर अब इतने कम समय में, जैसे चुनाव आने वाला है और इनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी को उसका सारा डेटा उनके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। ऐसे में वो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आता है। वाकई में यहाँ पर सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जाकर के बात आ गई है आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, यानी कि जो अधिकार संविधान ने देश के हर नागरिक को दिया है। कौन सा? सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकारों का उल्लंघन जो यहाँ कानूनी अमली जामा इसको पहनाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को, उस अमली जामे में जो नियम बनाए गए थे, वे नियम आरटीआई के जो यहाँ नियम है, अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करता है। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, आरटीआई तो कहता है कि आपको अधिकार है, किसी भी बात को लेकर आप सूचना मांग सकते हैं, सीधे तौर पर एक प्रकार से एप्लीकेशन दायर कीजिए और सूचना का आपको अधिकार संविधान देता है, सूचना मांग लीजिए। लेकिन जो पारदर्शिता इस इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं रखी गई है, सरकार का इस पर दावा रहा कि जो यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक दलों को देने वाले नागरिक होंगे, लोग होंगे, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी जो पहचान गोपनीय रखी गई, यही कारण है। क्या खतरा नहीं बनेगा अगर जग जाहिर हो जाते हैं? देखिए, आम लोग अक्सर इस प्रक्रिया के तहत राजनीतिक पार्टियों को दान देते हुए नज़र नहीं आते हैं, चंदा देते हुए नज़र नहीं आते हैं। इस चंदे का सीधा सीधा लेन देन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों से ही होता है और कॉरपोरेट घरानों के लिए किसी प्रकार का खतरा, मतलब यानी कि सरकार का संरक्षण उनके पास होता है। सीजीआई ने डायरेक्ट इस पूरे मुद्दे पर अपना जो जजमेंट देते हुए ये कहा कि काले धन को रोकने की ये कोई एक संवैधानिक तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं। और इसमें यदि कोई कंपनी, न कि किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र किया यहाँ पर सीजीआई ने अपना जजमेंट देते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई कंपनी यदि यहाँ पर किसी पार्टी को फंड देती है तो उसकी जानकारी जो है सार्वजनिक की जानी चाहिए। तमाम जो लोग हैं आरटीआई अधिनियम के तहत जो जानकारी जुटाना चाहते हैं उन तक जानी चाहिए। मतदान के लिए वो पार्टी को चुन सके, इसका चयन कर सके, इसलिए ये पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार अक्सर बैकफुट पर नजर आती है। कोई जवाब अभी तक आपने देखा है तलब किया नहीं गया है वापस। और जिस तरीके से जो तमाम घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष लगातार हावी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, लगातार नेता ये बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार में 2017 में इस कानून को बहुमत में होने के नाते पास करवा लिया था। राज्यसभा में इस कानून पर चर्चा नहीं हुई थी और जिसके आधार पर अब सीजीआई ने भी 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में ये पाया है कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया जो है ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और काले धन को इससे सर्कुलेट किया जा सकता है।